प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र 1 आधुनिक काव्य में संकलित कविता प्रथम रश्मि पर बातचीत करेंगे। इस कविता के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। मैं हरिराम भारती, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य, राजकीय महाविद्यालय मांगरोल, इस पाठ पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। पाठ का आरंभ करते हैं। इसमें हम कवि और कविता का परिचय पढ़ेंगे। उसके पश्चात प्रथम रश्मि कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे और अंत में सारांश बताएंगे। फिर अभ्यास प्रश्नों पर भी थोड़ी बातचीत हम लोग करेंगे। पहले कवि और कविता का परिचय हम पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों, सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उनमें से एक कवि के रूप में जाना जाता है। शेष जो 3 कवि हैं वो है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इन्होंने प्रकृति चित्रण से संबंधित जो कविताएं लिखी हैं वो बड़ी ही जीवंत हैं और प्रकृति वर्णन इनका छायावादी कवियों में सबसे अच्छा माना जाता है। इनका जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई थी। अर्थात ये छायावाद के जो 2 कवि हैं जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनसे उम्र में छोटे थे। प्रकृति के इस सुकुमार कवि का जन्म उत्तरांचल की प्रकृति की मनोहारी और शोभामयी भूमि अल्मोड़ा जिले के कोशानी गांव में हुआ था। उत्तरांचल आप जानते हैं कि हिमालय की गोद है और प्रकृति ने प्राकृतिक सौंदर्य से उस क्षेत्र को भर दिया है। इनके जन्म के केवल 6 घंटे बाद ही इनकी माताजी की मृत्यु हो गई। अतः वे मातृ सुख से सदैव वंचित रहे। यह कहा जाता है कि प्रकृति में एक माँ और प्रेयसी और जितने भी नारी के रूप हैं वो उन्होंने देखे हैं। उसका कारण यह है कि उनको मातृ सुख से वंचित रहना पड़ा। जन्म के कुछ घंटों बाद ही उनकी माताजी की मृत्यु हो गई और वह स्नेह उन्हें प्रकृति से मिला। उसकी खोज उन्होंने प्रकृति में की, उस स्नेह की। शिक्षा कोशानी में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए वाराणसी फिर प्रयाग गए। उस ज़माने में शिक्षा के जो केंद्र थे वो इलाहाबाद और काशी थे, तो ये काशी में भी पढ़ने गए, फिर इलाहाबाद या प्रयाग में भी आए। उसके बाद 1921 में महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और पढ़ाई छोड़ दी। 1921 में असहयोग आंदोलन से जुड़े और इस क्रम में उनकी पढ़ाई छूट गई। बाद में इन्होंने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी का स्वतः अध्ययन किया था। उस ज़माने में उच्च शिक्षा इतनी व्यापक नहीं थी
तो स्वतः अध्ययन से ही लोग पढ़ते थे। छायावाद के सभी कवियों ने ज़्यादा अधिक पढ़ाई नहीं की थी और स्वतः अध्ययन से ही ज्ञान रचित किया था, चाहे वो जयशंकर प्रसाद हो, चाहे वो निराला जी हो, चाहे ये हों पंत जी हों। तो उन्होंने भी खुद सेल्फ स्टडी के द्वारा संस्कृत पढ़ी, बांग्ला भाषा जो उस ज़माने में बहुत लोकप्रिय भाषा थी साहित्य के क्षेत्र में, वो पढ़ी। अंग्रेज़ी का भी इन्होंने अध्ययन किया। अंग्रेज़ी के जितने भी जो रोमांटिसिज्म है उसके जो कवि हैं शेली, किट्स, बायरन, उनका प्रभाव भी इनके ऊपर देखा जाता है। वे हिंदी परामर्शदाता के रूप में आकाशवाणी में कार्यरत रहे। ऑल इंडिया रेडियो में वो हिंदी के परामर्शदाता रहे और पंत जी ने रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी किया। एक साहित्यिक पत्रिका थी जिसमें छायावाद की श्रेष्ठ कविताएं प्रकाशित हुईं। प्रकृति के बहुत चतुर चितेरे इस कवि के काव्य में प्रकृति के विविध रंगी चित्र अंकित हुए हैं। प्रकृति के रूप को, प्रकृति के रस को, ध्वनि को और प्रकृति की बदलती हुई हर छटा को इन्होंने अपनी कविता में स्थान दिया है। चाहे वो गंगा नदी पर लिखी हुई कविता हो, चाहे हिमालय पर लिखी हुई कविताएं हों, ग्राम वधू कविता हो, कई कविताओं में इन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन प्रकृति का किया है। काव्य के प्रति उनकी अभिरुचि विद्यार्थी काल से ही थी। काव्य के प्रति अभिरुचि विद्यार्थी काल से ही उनमें उत्पन्न हो गई थी। विद्यार्थी काल में ही उन्हें प्रकृति से जुड़ी कविताएं उनकी छपनी शुरू हो गई थी। प्रकृति प्रेम से संबंधित उनकी रचनाएं, ये आरंभिक रचनाएं मिलती हैं। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन जैसी जो कविताएं हैं वो उसी समय प्रकाशित हुई। पंत जी की कविता समय समय पर नए मोड़ लेती हुई नई नई दिशाओं का अन्वेषण करती रही। हम जानते हैं कि कुछ विद्वान प्रगतिवाद का प्रथम कवि भी पंत जी को मानते हैं और छायावाद के तो ये थे ही। उसके बाद में ये अध्यात्म की ओर झुक गए। गांधीवाद का भी उन पे प्रभाव पड़ा, मार्क्सवाद का भी प्रभाव पड़ा। तो कह सकते हैं कि एक जैसे जैसे समाज के अंदर नई नई विचारधाराएं के प्रभाव में आए वैसे उनका प्रभाव इन पे पड़ना इनकी कविताओं में देखा जा सकता है। नई नई दिशाओं का अन्वेषण इनकी कविताएं करती है। छायावाद में वे प्रकृति और अज्ञात सत्ता का अन्वेषण करते हैं। प्रगतिवाद में वो ये जो सामाजिक भौतिक समस्याएं हैं, गरीबी है, उसका अनुसंधान करते हैं। आरंभ में कवि का झुकाव छायावाद की ओर था, जो स्वच्छंदतावाद है, रहस्यवाद है, प्रकृति सौंदर्य है, नारी सौंदर्य है, उसके प्रति उनका झुकाव था। उसका वर्णन इन्होंने किया। जो अज्ञात सत्ता है उसके प्रति रहस्य भावना उनकी कविताओं में, आरंभिक कविताओं में देखने को मिलती है। लेकिन धीरे धीरे छायावाद से मोहभंग होता गया और वे युग से जुड़ने लगे, युग की समस्याओं से जुड़ने लगे। तो उसका परिणाम ये हुआ कि प्रगतिवाद के संपर्क में वो आए और मार्क्सवादी विचारधारा का जो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद है उसकी झलक उनकी कविताओं में देखने को मिली, जिसमें वो फिर ताजमहल पे कविताएं लिखते हैं और ताजमहल को वो कहते हैं कि ये तो मृत्यु का एक साक्षात अवशेष है। इसी तरह से वो ग्राम वधू कविताओं में ग्रामीण जो सौंदर्य है उसका महत्वांकन
अपनी कविताओं में करते हैं। यहाँ तक कि शीघ्र शीघ्र झरो जग के जीर्ण पत्र जैसी कविताएं वो लिखते हैं और पुरानी परंपराओं के मर जाने, उनके नष्ट हो जाने का आह्वान करते हैं। इस तरह से प्रसाद जी जहाँ केवल छायावाद से ही जुड़े रहे, वहीं पंत और निराला ऐसे कवि थे जिन्होंने छायावाद के साथ प्रगतिवाद की विशेषताओं वाली कविताएं भी खूब लिखी हैं। और जब देश आज़ाद हो गया तो गांधीवाद का प्रभाव पे पड़ा, और यहाँ तक कि आज़ादी के बाद जो अरविंद दर्शन है उससे ये प्रभावित हुए और मानवतावाद की कविताएं वो लिखने लगे। और छायावाद के तो ये संस्थापक ही माने जाते हैं लगभग, और चार जो छायावाद के मजबूत स्तंभ हैं उसमें प्रसाद, निराला, महादेवी के साथ इनका भी नाम परिगणित होता है। बात इनके साहित्य सृजन की करें तो इन्होंने एक व्यापक विपुल साहित्य सृजन किया है जो गुणात्मक और मात्रात्मक दृष्टि से काफ़ी व्यापक है। छायावादी रचनाएं देखें, इनकी ग्रंथि है, पल्लव है, ये छायावादी रचनाएं हैं। फिर प्रगतिवाद की बात करें तो ग्राम्या, युगांत, युगवाणी, ये इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं। काव्य संग्रह है, इसमें बहुत सारी कविताएं संकलित हैं। और अगर अरविंद दर्शन से प्रभावित कविताओं की बात करें तो वह स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि इत्यादि रचनाएं हैं। सम्मान इन्हें खूब मिले। कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ। लोकायतन जो इनका जो महाकाव्य है उस पे सोवियत लैंड नेहरू सम्मान इनको मिला। चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चिदम्बरा में वस्तुतः इनकी जो लोकप्रिय जो रचनाएं हैं, कविताएं हैं, वो उसका संकलन है चिदम्बरा। उस संकलन पर इनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, वो मिला है। और भारत सरकार ने इन्हें इनकी कलात्मक यात्रा के लिए, कला सृजन के लिए पद्म भूषण की उपाधि से भी विभूषित किया। यह तो हुई आपके सुमित्रानंदन पंत जी की बातचीत हुई, उनका परिचय हुआ। अब हम आज की जो हमारी कविता है प्रथम रश्मि, उसका परिचय थोड़ा ले लेते हैं। प्रथम रश्मि, आपको पता है कि रश्मि कहते हैं किरण को, सूर्य की पहली किरण को। तो ये सूर्य की पहली किरण को लेकर लिखी हुई कविता है। और एक जो पक्षी होता है वो कैसे चहचहाने लगता है, कलरव करने लगता है, इस परिघटना को देख करके उनके मन में ये कविता उत्पन्न हुई कि पक्षियों को कैसे पता चलता है कि सूर्योदय हो गया है। ये बात, मुर्गा कैसे बोलने लग जाता है प्रातःकाल, पक्षी कैसे चहचहाने लग जाते हैं प्रातःकाल, ऐसा क्या विज्ञान है उनके जीवन में। प्रथम रश्मि कविता में कवि ने सुबह की प्रथम किरण के साथ ही प्रकृति में होने वाले स्वाभाविक बदलाव का बड़ा ही सटीक और मनोहारी चित्र उपस्थित किया है। सूर्योदय होता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, रात के आवरण को हटाकर सूर्य की किरणें फैलने लगती हैं, सोई हुई जो वनस्पतियां हैं वो जगने लगती हैं, लोग स्वप्न छोड़ करके जागरण अवस्था में आते हैं। इन तमाम जो चीज़ें हैं, प्रकृति की जो सूक्ष्म परिघटनाएं हैं, उनका चित्रण इस कविता में पंत जी करते हैं। और शुरुआत करते हैं वो अंतर्यामिनी रंगिणी बाल विहंगनी से। बाल विहंगनी को कहते हैं चिड़िया, उसे बाल विहंगनी, कम उम्र की, विहंग कहते हैं पक्षी को। उससे वो शुरुआत करते हैं कि वह सूर्योदय के आने को, प्रथम रश्मि के आने को कैसे पहचान जाती है।
ये जो चित्रण है वो बड़ा ही सूक्ष्म है और प्रकृति सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। वो देखते हैं कि इस कविता को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि प्रथम रश्मि के आने से पहले जैसे पूरा विश्व स्तब्ध था, ठहरा हुआ था, रात के आगोश में खोया हुआ था, मूर्छित पड़ा था, सुप्त अवस्था में था, जड़ चेतन सब एकाकार हो गए थे, सब अंधकार में डूबे हुए थे। जड़ वस्तुएं, चेतन वस्तुएं सब अंधकार में डूबी हुई थी। अंधकार एक ऐसी सत्ता है जिसके लिए ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सब उसमें डूब जाते हैं, वो अब आता ही है, अंधकार ही है। रोशनी के लिए तो ईंधन की आवश्यकता पड़ती है मनुष्य को, लेकिन अंधकार के लिए नहीं पड़ती है। तो सब एकाकार हो रहे थे, एक ही आकार थे। ये जब अंधकार होता है तो बड़े महल और झोपड़ियाँ सब उस अंधकार में लोप हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। बड़े पेड़ और छोटी घास सब एकाकार हो जाते हैं, कोई भेद मिटा दे, अंधकार सबका भेद मिटा देता है। लेकिन जब सूर्य आता है, प्रकाश आता है, तो वह भेद उत्पन्न करता है। वो दिखाता है कौन बड़ा कौन छोटा, कौन सुंदर कौन असुंदर। ये प्रकाश ही दिखाता है। एक जैसे थे पूरे विश्व में, जैसे शून्य अवकाश था, उसमें सिर्फ सांसों का आना जाना था, लेकिन अब चेतना जाग गई है। सारी जो धरनी है, जो सारी अवनी है, वो स्वप्नों में सोई हुई थी। केवल स्वप्न ही सब आँखों में फैले हुए थे, क्योंकि सब सोए हुए थे और सोते हुए सपने आते हैं। और जो व्यापार हो रहा था वो केवल सांसों का व्यापार हो रहा है। सांसें लोगों की चल रही थी, सोते हुए सांसें चलती हैं और दिमाग में स्वप्न चलते हैं, और सब लोग यही करते हैं, इसलिए इसी का व्यापार पूरे संसार में चल रहा था। लेकिन जब चेतना का जागरण होता है तो सूर्योदय होता है। सूर्योदय होते ही लोग चेतते हैं, जागते हैं, सवेरा होता है, शुभ मुहूर्त शुरू होता है, जीवन की शुरुआत होती है। ब्रह्म मुहूर्त उसे कहा गया है। कवि इस परिवर्तन को कुतूहल से देखता है। ये जो परिवर्तन होता है इसको कुतूहल भाव से, क्योंकि छायावादी कवियों की एक बड़ी विशेषता है कि वो प्रकृति के छोटे से छोटी घटना को बड़े ही रहस्य से भरकर, अचंभे से भरकर, जिज्ञासा भाव से देखते हैं कि ये जो प्रकृति में ये सब हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो सुबह की घटना है, चिड़िया का चहचहाना है, इसको पंत जी ने बड़े ही आश्चर्य से भरकर देखा है, कुतूहल से भर करके देखा है। और कवि को ये आश्चर्य हो रहा है कि चिड़ियों को सूर्य के आने का पता कैसे चल जाता है, ऐसी कौन सा विज्ञान उनके भीतर है कि उनको ये पता लग जाता है। कवि जिज्ञासु बनकर उनसे प्रश्न पूछ रहा है, और फिर कवि जिज्ञासु भाव से उस नन्ही सी चिड़िया से प्रश्न पूछता है। वो प्रश्न इस प्रकार से है, प्रथम रश्मि का आना रंगीणी। चिड़िया को उन्होंने रंगीणी कहा, क्योंकि चिड़िया आपको पता है कई रंगों की होती है, लाल, पीली, धूसर कलर की, चितकबरी, कई तरह की रंगीणी, कई रंगों से रंगी हुई चिड़िया होती है। तो वो रंगीणी कह रहे हैं चिड़िया को। प्रथम रश्मि का आना रंगीणी, तूने कैसे पहचाना। कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने वह गाना। ये जो गीत है, मधुर गीत तुम गा रही हो, वो तुमने कहाँ पाया, कैसे सीख लिया। सोई थी तुम स्वप्न नीड़ में, पंखों की सुख में छिपकर ऊँग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। पेड़ का वर्णन, जिस पेड़ पे वो सोई हुई थी उस पे जुगनू चमक रहे थे। फिर कहते हैं, शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नभचर। नभचर कहा है चंद्र किरणों को, चांदनी को। चूम नवल कलियों का मृदमुख सिखा रहे थे मुस्काना। चूम नवल कलियों का मृदुमुख सिखा रहे थे मुस्काना। प्रथम रश्मि का आना है रंगीणी, तूने कैसे पहचाना। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात।
विचर रहे थे स्वप्नवनी में, तमने था मंडप ताना। रात्रि का वर्णन है। कूक उठी सहसा तरुवासिनी, तरु पर निवास करने वाली चिड़िया। कूक उठी सहसा तरुवासिनी, गाथूं स्वागत का गाना। किसने तुझको अंतर्यामिनी, बतलाया उसका आना। उस प्रथम रश्मि का आना है अंतर्यामिनी, मन की सब बातें जानने वाली, बाल विहंगिनी, रंगीणी। कैसे तुमने जान लिया और कैसे तुम स्वागत का गाना पेड़ पर बैठे बैठे गाने लगी। इस तरह के कई सवाल वो उस नन्ही सी चिड़िया से करते हैं। तो कल हम इस कविता की व्याख्या पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।